हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आपको ये खबर मिल चुकी होगी कि भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में भाजपा के द्वारा या कहें एनडीए के द्वारा नए कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है, या कह सकते हैं कि इनको चुन लिया गया है कि किनको यहाँ नया उम्मीदवार बनाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीए अनाउंसेस सीपी राधाकृष्णन एज कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन का नाम जो है चुना गया है, जिनको ये आने वाले समय में क्या है उपराष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर उम्मीदवार बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पूर्व राष्ट्रपति जो थे वो क्यों हटे। इसके अलावा देखा जाए तो इनके लिए कौन कौन सी यहाँ पर उम्मीदवारी के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, इसके अलावा कैसे चुनाव होता है और इनसे संबंधित आर्टिकल कौन से हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये महाराष्ट्र के क्या है राज्यपाल थे करंट में सीपी राधाकृष्णन। ये क्या है एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, ऐसा यहाँ पर भाजपा की जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें क्या है इसका ऐलान किया गया है। और इस मीटिंग को जो है यहाँ पर होस्ट कर रहे थे जेपी नड्डा, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा क्या है इसकी जानकारी दी गई कि सीपी राधाकृष्णन को जो है यहाँ पर चुना गया है, इनके नाम का ऐलान किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये न्यूज आर्टिकल है उसमें कवर किया गया है कि सीपी राधाकृष्णन क्या है राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में क्या होंगे नए उम्मीदवार होंगे। राइट, अब आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट जो थे जगदीप धनखड़ देखने को मिलते थे, और इन्होंने क्या है अपनी हेल्थ का हवाला देते हुए रिजाइन दे दिया गया था या रिजाइन इनसे दिलवाया गया था, क्योंकि जो पॉलिटिकल वर्ड है उसमें काफ़ी सारी ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि इनसे क्या है इस्तीफ़ा दिलवाया गया है। अब वो किसके द्वारा दिलवाया गया है, क्यों दिलवाया गया है, उसके क्या कारण थे, अभी तक इसका कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। और जब से ये चीज़ 21 जुलाई को क्या है इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, उसके बाद से इनकी पब्लिक अपीयरेंस भी क्या है काफ़ी कम हो गई है। इन्होंने अपने लेटर में जो है द्रौपदी मुर्मू, जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देता है, तो वही यहाँ इनके द्वारा किया गया था। और इन्होंने ग्रेटिट्यूड दिखाया था प्रधानमंत्री के प्रति और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्पित करते हुए। राइट, अब अगर हम लोग जिनको नया नॉमिनेट किया गया है उनके बारे में अगर जानें तो इनका पूरा नाम चंद्रपुरम पौन्नुसामी राधाकृष्णन है, और 4 मई 1957 को इनका जन्म तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था, और 16 साल की उम्र से ही क्या है ये आरएसएस से जुड़ गए थे। उसके अलावा देखा जाए तो 1998 से 1999 में कोयम्बटूर सीट से ये क्या है सांसद चुने गए थे, और ये क्या है इनका राजनीतिक करियर की बात कर रहे हैं हम लोग। और 2004 से 2007 तक ये तमिलनाडु में ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ये इन्होंने काम किया है। इसके अलावा साल 2023 में ये झारखंड के राज्यपाल बनाए गए पहले, और उसके बाद साल 2024 में क्या है अब ये यहाँ पर महाराष्ट्र के जो सीपी राधाकृष्णन हैं यहाँ पर राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। राइट, अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक उपराष्ट्रपति का पद धारण करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर है कि संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वो आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 71 क्या है इसमें परिभाषित किए गए हैं। तो देखिए अगर हम लोग आर्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। आर्टिकल 63 की बात करें तो इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि भारत का क्या होगा एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपको मालूम होगा कि राज्यसभा का ये सभापति होते हैं और यही इसको लीड करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के लिए कि जो चुनाव की प्रक्रिया है रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर क्या है इनका निर्वाचक मंडल कंप्लीट होता है और उससे क्या है इनका चुनाव होता है। और अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष या जब तक इनको इनके पद से हटाया नहीं जाता, इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 67 में किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो आर्टिकल 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की जो रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव को समूह में संबोधित कराने के लिए ये यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो भी अपने पद की शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान लेते हैं वो क्या है आर्टिकल 69 में है। आर्टिकल 70 ये बात करता है यहाँ पर कि विधेयक संसद को संविधान में प्रावधान न किए गए किसी भी आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान की अनुमति देता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे राष्ट्रपति जो है अपने पद पर नहीं है और उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभाल रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड पर अगर विधेयक से संबंधित कोई यहाँ पर कार्य है तो उनका निर्वहन आर्टिकल 70 के तहत किया जाता है, ये यहाँ पर कहा गया। आर्टिकल 71 की बात करें तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों से संबंधित क्या है इनके द्वारा देखे जाते हैं आर्टिकल 71 में। तो ये क्या था कुछ कैसे यहाँ पर चुने जाते हैं। राइट, उसके बारे में बताया गया। अब आगे अगर हम लोग देखें तो क्या यहाँ पर जिनको उम्मीदवार बनाया गया है उनके जीतने के चांस कितने हैं और जो वोटिंग होगी उसमें कैसे आंकड़े रहने वाले हैं, जरा उसको भी इससे समझ लीजिए। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जिनको नॉमिनेट किया गया है वो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद के रूप में चुने जाएंगे या नहीं चुने जाएंगे। तो देखिए
यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर संसद की हम लोग करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 782 सांसद हैं अगर लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लोकसभा में 543 सीटें हैं और राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं। इस तरीके से यहाँ पर टोटल कितने हुए तो 782 सांसद हैं, और इन 782 सांसदों में से यहाँ पर 391 वोट चाहिए होंगे इनको जीतने के लिए, यानी कि इनके समर्थन में अगर वोट पड़ता है तो 391 वोट चाहिए होंगे। लोकसभा की बात करें अगर यहाँ पर तो एक सीट खाली है करंट में और 542 सीटें क्या हैं भरी हुई हैं। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 240 सीटें क्या है वर्तमान में उपलब्ध हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अगर हम लोग बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की बात ना करके अगर हम लोग एनडीए की बात करें, यानी कि इनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनके पास 422 सीटें क्या है इनने जीती हुई हैं। कह सकते हैं कि 422 सीटें जो है वो एनडीए अलायंस के अंतर्गत आती हैं, और 391 सीटें क्या है यहाँ पर चाहिए किसके लिए, जो पद है उसको वोटिंग करने के लिए, उनको जीतने के लिए। तो यहाँ पर 31 सीटें क्या हैं तब भी इनकी ज़्यादा हैं। वहीं अगर हम लोग इंडिया अलायंस की बात करें जिसमें कई सारी आपको पार्टियां देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर टोटल 312 सांसद हैं और ये बहुमत से काफ़ी कम आंकड़ा है। तो निश्चित तौर पर जहाँ जिनको चुना गया है यहाँ पर इस पद के लिए, वो यहाँ पर क्या है आसानी से इस पद को पा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है उम्मीदवार के तौर पर इनको बनाया गया है। राइट। अब यहाँ पर इसके पहले आपको मालूम होगा कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जगदीप धनखड़ को चुना गया था। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इनके अपोजिशन में, यानी कि ये तो जो है एनडीए कैंडिडेट थे, तो इनके अपोजिशन में जो इंडिया अलायंस के थे या अपोजिशन के उम्मीदवार के रूप में किसे उतारा गया था मैदान में, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप कि यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कोशिश की बताने की आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।